हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण तिवारी, जॉइंट डायरेक्टर एलून कोचिंग वाराणसी, एचओडी बायोलॉजी। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था। बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। सभी लोग आ गए हैं, थोड़ा टाइम चेंज हुआ है। आप लोगों को आईएफ में तो पता चल ही जाता होगा कब क्लास है आपकी। तो उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हमें लगता है सब लोग आ गए हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ज्योति, कनिष्का, मधु, सुकृति, नियाज। फटाक से आ जाओ जल्दी से सब लोग। चलो, तो आज हम बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने एंजाइम पढ़ा था ना। एंजाइम को ही आगे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में आई थिंक कि मैंने कहां तक पढ़ाया था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ मैंने बताया था कि पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं ना। आज तुम लोग खुश नहीं लग रहे हो यार? हाँ, कोई दिक्कत? ब्यूटी कुमारी, यस सर, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं ना। एंजाइम आज देखता हूं कहां तक आज पढ़ा पाते हैं। हाँ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं ना। आज मैं कुछ जीआईएफ लेकर आया हूं, कुछ वीडियो हैं हमारे पास, कुछ इमेजेस हैं और बहुत अच्छे से। एंजाइम तो ऐसे पढ़ा दूंगा मैं, दूसरों को पढ़ाने लायक बन जाओगे तुम लोग। समझ में इतना ज्यादा आ जाएगा, किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हो। सुधीर कुमार, 4 क्लास एक साथ था, मैं समझा नहीं। सुधीर जी, मैं समझा नहीं भाई, बताओ, मुझे भी समझाओ। मतलब आज कितनी क्लास हुई? फिजिक्स केमिस्ट्री की हुई होगी, अगर मैक्सिमम हुई होगी। एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की हुई होगी। मैं आप लोगों को एक आज आंख की एक्सरसाइज बताना चाहूंगा, मेडिकली जो बेस्ट है। क्योंकि आजकल मोबाइल या स्क्रीन के सामने जो आपकी आईज होती है वो बहुत देर तक रहती है। तो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके सही रहेगा, आंख के लिए सही रहेगा। मतलब आज कौन सी क्लास हुई है? 4 क्लास हो चुकी है क्या आज? तो सुधीर कुमार, मैथ क्यों पढ़ रहे हो? बायो पढ़ो। अगर बायो लिए हो तो बायो पढ़ोगे ना। मैथ भी लिए हो क्या ऑप्शनल में? अभी ज्योति अभी आ रही है, मोना पाल अभी आ रही हैं। चलो ठीक है, कोई भी है, कोई बात नहीं। हमारे साथ तो आप एंजॉय करते हैं, पढ़ते कहाँ है ना। पढ़ाई के साथ साथ आपको 1 घंटे कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। सुधीर कुमार, आप मुझे ये बताइए कि आपका कौन कौन सब्जेक्ट के आज क्लास आप किए हैं? क्या आपने 12th में मैथ और बायो दोनों ले रखे हैं? अच्छा सुधीर कुमार जी, क्यों मैथ लिए भैया? डॉक्टर इंजीनियर दोनों एक साथ बनोगे? मैथ का मतलब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा रखा जाता है जिसको कम से कम हमें पढ़ना पड़े। अगर आप मैथ भी लेकर चल रहे हो, बायो को भी लेकर चल रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल टास्क तो हो ही जाएगा। क्या लिए पढ़ाता हूँ 1 घंटे, क्या है यार? तुम लोग दुखी हो, पहले ही बोल दिए कि मैं बहुत थक गया हूँ, 4 क्लास हो गया। मैं तो बायो का, हम मान के चलते हैं कि बायो का बच्चा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चलनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए क्लास मैंने लगाई। ठीक है। मैं आपको एक आंख की एक्सरसाइज बताना चाहूंगा पढ़ाने के पहले। सभी लोग देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। जैसे आप स्क्रीन पर बहुत देर तक आप कंटिन्यू देखते हैं तो ड्राइनेस आंख में आ जाती है। और जो आंख के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, जो जो प्रेशर की वजह से आपका सर दर्द करेगा, स्ट्रेस में रहेंगे, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं, जब मैं चश्मे उतार दिया हूं, आप क्या करिए,
कि बीच बीच में कभी भी 1-2 घंटे पर 3 घंटे पर, मतलब ये नहीं कि दिन में 2-3 बार, आप क्या करिए, इस तरह से आप खड़े हो जाइए और अपने हाथों को लेकर अपने जो आपका जो आईज है इसको बंद रखिए और बंद करके इस उंगली से इसको ऐसे अंदर की तरफ हल्का सा प्रेस करिए और काउंट करिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करके इसे रखे रहिए और फिर धीरे धीरे इसको आंख को खोलिए। ऐसा आप 10-10 सेकेंड का 3-4 बार कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, आंख से रिलेटेड जो एक स्ट्रेस होता है उससे आपको 100% निजात मिलेगी, क्योंकि जो प्रेशर आपके अंदर फ्लूइड होता है वो आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ वो प्रेस करता है, तो बॉल को आप अंदर की तरफ दबाते हो तो अपनी जगह पोजीशन पर चला जाता है, इससे बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो चलो, ये तो मैं एक्सरसाइज बताया। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एंजाइम हमने बताया था, एक बार फिर से मैं पूरा स्टार्ट करते हुए फिर अपने पॉइंट से शुरू करूंगा। एंजाइम क्या है? एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट। एंजाइम टर्म गिवन बाय कुहने। एंजाइम फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय बुकनर। Enzyme are protein in nature first proposed by Sumner and enzyme are protein in nature first confirmed by Northrop। ये 4 साइंटिस्ट का नाम हमने लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद हमने बताया था बच्चों एंजाइम का क्लासिफिकेशन। एंजाइम की क्लासिफिकेशन में 4 था, एक्सो एंजाइम, इंडो एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। इंडो एंजाइम क्या होता है? कहते हैं कि जब एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इनसाइड सेल के अंदर अगर रिएक्शन को कैटलाइज करता है तो उसको इंडो एंजाइम बोलते हैं। जैसे लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो भी होता है वो लाइसोसोमल एंजाइम बाहर नहीं सीक्रेट होता, अंदर ही होता है। एक्सो एंजाइम व्हिच कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर कोई रिएक्शन को कैटलाइज करता है तो उसको एक्सो एंजाइम बोलते हैं। जैसे एक्सो एंजाइम का एग्जांपल है जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, एक्सो एंजाइम का एग्जांपल है। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, एंजाइम व्हिच कैटलाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होता है उसको एंजाइम जब कैटलाइज करता है तो उसको हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। जैसे मतलब वाटर के प्रेजेंस में अगर कोई एंजाइम काम करता है, एंजाइम वर्क इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके बाद था डेस्मोलाइजिंग एंजाइम, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन बिना वाटर के, बिना पानी के जब एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है तो उसको क्या नाम देते हैं? डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। और लास्ट में हमने बताया था जाइमोजेन, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम को क्या नाम देते हैं? इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम को क्या नाम देते हैं? जाइमोजेन। जाइमोजेन, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम को जाइमोजेन बोलते हैं। जैसे पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, ये सब होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि एंजाइम काम कैसे करता है। कहते हैं एंजाइम करता क्या है सर? सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों कि एंजाइम जब भी काम करता है वह रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन को तेजी से करा देता है। मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत लंबा सा भाषण इस पर दिया था कि एंजाइम न तो किसी रिएक्शन को करवाता है न तो खत्म करता है, वह केवल रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। वो केवल रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि एंजाइम डाल दोगे तो रिएक्शन होगा ना, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। हाँ, अगर रिएक्शन इतना धीरे हो रहा है कि आप मान के चल रहे हो कि एंजाइम जो है वह काम नहीं कर रहा है, रिएक्शन का रेट बहुत धीरे है, तो ऐसे एंजाइम को हम नाम देते हैं कि यह एंजाइम जब कोई रिएक्शन बहुत धीरे है तो एंजाइम डाल देने से रिएक्शन तेज हो जाता है। और धीरे और तेज में इतने का अंतर होता है कि हम मान के चलते हैं कि पहले रिएक्शन नहीं हो रहा था, अब रिएक्शन हो रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इस फिनोमिना को क्या हम नाम देते हैं? इस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं कि एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, रिएक्शन को बढ़ा रहा है। कहते हैं सर ऐसा क्या जादू कर देता है एंजाइम? तो एंजाइम जो होता है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कोई भी मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट हो प्रोडक्ट में तभी चेंज होता है जब उसको एक निश्चित मात्रा में एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाता है। जब उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाता है तो रिएक्शन तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। सबस्ट्रेट किसमें चेंज होता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वहां पर एंजाइम नहीं है, अगर वहां एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन का रेट वहां प्रभावित नहीं। मैंने आपको बताया कि अगर एंजाइम को डाल देते हैं तो रिएक्शन तेजी से होता है। तो कहते हैं एंजाइम क्या जादू करता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज तभी होता है जब उसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए।
वही मिनिमम एनर्जी उस मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम जो एक्टिव साइट होता है उससे सबस्ट्रेट जाकर ऐसे अटैच होता है। यहां देखो, एंजाइम से सबस्ट्रेट अटैच हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो वह एक्टिवेशन एनर्जी, वह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो बॉन्ड बनता है सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बीच में। तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ हीट के रूप में बॉन्ड एनर्जी रिलीज होता है। वही जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है वह रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम। जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देता है, कम। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाता है तब रिएक्शन तेजी से हो जाता है। कुल मिलाजुलाकर क्या करते हैं, कहते हैं कि सर जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका मतलब बिना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने एंजाइम काम ही नहीं कर सकता। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। वही हीट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जो हीट बनती है वो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो वही एंजाइम, इसलिए एंजाइम के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन तेजी से होता है। इसके बाद हमने बताया था टर्नओवर नंबर। कहते हैं कोई भी एंजाइम 1 मिनट में जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है दैट इज नोन एज टर्नओवर नंबर। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एनी एंजाइम इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है एंजाइम, वही उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहलाता है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का जो टर्नओवर नंबर होता है वो होता है 36 इंटू 10⁻⁶, मतलब 36 मिलियन। 36 मिलियन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वह कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये हुआ हमारी बातचीत टर्नओवर नंबर पर। उसके बाद हमने बताया था कोई भी एंजाइम होता है बच्चों, उसमें जो सबस्ट्रेट होता है, सॉरी जो एक्टिव साइट होता है उसमें एक से ज्यादा होता है। तो एक से ज्यादा एक्टिव साइट होता है तो जो सबस्ट्रेट होता है एक से ज्यादा सबस्ट्रेट उससे अटैच हो सकते हैं। तो जो एक से ज्यादा एक्टिव साइट है वह एक से ज्यादा सबस्ट्रेट से अटैच हो सकता है। तो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट से वो क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। इसका मतलब कि किसी भी एंजाइम में एक्टिव साइट की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक शर्त है क्या, कि वो जितने एक्टिव साइट होंगे सब एक ही जैसे होंगे। तो हो सकता है एक एंजाइम में एक्टिव साइट की संख्या एक से ज्यादा हो, लेकिन एक कंपलसरी है कि वह सभी एक्टिव साइट एक ही जैसे होंगे। ये नहीं कि एक एंजाइम है इधर लिपिड का डाइजेशन हो रहा है, इधर कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, इधर न्यूक्लियोसाइड का हो रहा है, इधर किसी और का हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक एंजाइम है तो एक ही तरह के रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, मतलब एक ही सभी एक्टिव साइट का शेप एक ही जैसे होगा, जो कि सबस्ट्रेट के शेप के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जब सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम की वेलोसिटी, एंजाइम वेलोसिटी मतलब रिएक्शन करने का रेट बढ़ता है कि घटता है। मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम का जो प्रभाव है, जो एंजाइम का रेट है, जो एंजाइम के काम करने का रेट है वह बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है हमने कल उस दिन बताया था आपको कि अगर यहां पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिख दिया, यहां पर इस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिख दिया और इस पर एंजाइम की वेलोसिटी लिख दें तो यह ऐसे बढ़ता है और फिर जाकर यहां क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या, यहां पर क्या है, वी मैक्स है। वी मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी इसको बोलते हैं। वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। तो एंजाइम, कल लास्ट क्लास में बताया था कि भाई आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एंजाइम की वेलोसिटी तब तक बढ़ेगी भैया जब तक उसके जितने एक्टिव साइट हो सभी सेचुरेट ना हो जाए। जब एक्टिव साइट सभी सेचुरेट हो जाएंगे तब एंजाइम का आना वहां पर, सॉरी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ना वहां पर, सॉरी एंजाइम का वेलोसिटी बढ़ना कांस्टेंट हो जाए। देखो यहां पर, देखो यहां पर जाकर एक्टिव साइट सब सेचुरेट हो गए तो आप देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एंजाइम का जो एक्टिव साइट जो ये रेट है वह कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें हमने आपको एक बताया था, अगर आपको याद होगा कि बच्चों अगर यहां पर v क्या है, 0 है, यहां पर v क्या है, 0 है, यहां पर v क्या है, 0 है,
और यहां पर v क्या है, मैक्सिमम है। यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है और यहां पर कितना है, 0 है। तो इसके बीच में, इसके बीच में कहीं पर हाफ वी मैक्स होगा। क्या होगा, हाफ वी मैक्स। और जब हाफ वी मैक्स होगा उस समय जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा यहां पर, वही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वह सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पर एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा अटेन कर ले, एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा अटेन कर ले, उसी को हम क्या नाम देते हैं, माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट, केएम वैल्यू। इसी का पूरा नाम है, ये देखो, माइकेलिस, लिख लो भैया सभी लोग, सभी बच्चे, सभी लोग लिख लो इसको, माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट, केएम वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यह याद रखना बच्चों कि कभी भी, हालांकि किताबों में ऐसे लिखा रहता है हाफ वी मैक्स, तो लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मैथ वाले बच्चे ध्यान दें, ये बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो ना, तो इसको आप ऐसा मत सोचना कि सर हाफ तो कांस्टेंट ही रहेगा 1/2। इसका मतलब के एम वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मैक्स, मतलब वी मैक्स बढ़ेगा तो के एम वैल्यू बढ़ेगा, वी मैक्स घटेगा तो के एम वैल्यू घटेगा। ये हमेशा कंपलसरी इतना जरूरी नहीं होता। कई जगह इसे आप देखोगे कि के एम वैल्यू बढ़ रहा है, वी मैक्स कांस्टेंट है कई जगह, और कई जगह देखेंगे वी मैक्स बढ़ रहा है, के एम वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये मैथ नहीं पढ़ रहे, बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में मैथ थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ डायरेक्टली, हाँ ये है कि अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, याद करने के लिए सही है कि के एम वैल्यू वह सब लिख लो, सब लिखो, लिखो सभी लोग लिखिए, सभी लोग नोट करिए। के एम वैल्यू डिफिनेशन लिखो, क्या है के एम वैल्यू, लिखिए के एम वैल्यू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, लिखिए सबस्ट्रेट, के एम वैल्यू के आगे लिखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एंजाइम अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एंजाइम अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा जिस कंसंट्रेशन आप सबस्ट्रेट पर ले लेता है, वही उसका क्या कहलाता है, केएम वैल्यू। केएम वैल्यू क्या हुआ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एंजाइम अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको याद रखो। और बच्चों यह बिल्कुल सत्य है कि किसी भी एंजाइम, दो एंजाइम हो, दो एंजाइम का जो कंपैरिजन किया जाता है वह किसके बेसिस पर किया जाता है, केएम वैल्यू के बेसिस पर। किसके बेसिस पर किया जाता है, केएम वैल्यू के बेसिस पर। अगर केएम वैल्यू के बेसिस पर, अगर 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 केएम वैल्यू के बेसिस पर अगर कहते हैं कि दो, जैसे मैं एक एग्जांपल से पूछता हूं, आप बताइए, एक एंजाइम ए है, सभी लोग को आंसर देना है, समझ में आ रहा है ना, आप लोग शांत होकर बैठे हो, हाँ हूं करते रहो भाई। केएम वैल्यू इसका 10 दिया है और इसका 20 दिया है, दो एंजाइम है, एंजाइम ए एंड एंजाइम बी, एंजाइम ए है और एंजाइम बी है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा एंजाइम ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, मतलब किस एंजाइम का रिएक्शन रेट तेज है।
करेक्ट। आपको कैसे पता चला? ए होगा, इसका सही आंसर ए होगा, ए होगा। ए एंजाइम क्यों? कि Km वैल्यू जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जिसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगा उसका Km वैल्यू ज्यादा होगा। तो आप या ऐसे समझिए कि Km वैल्यू जो होता है, जैसे एक ए एंजाइम का 10 है और Km वैल्यू बी एंजाइम का कितना है? 20 है। तो भैया दोनों वेलोसिटी कितनी होगी? V मैक्स का हाफ, यहां भी V मैक्स का हाफ होगा। मतलब वेलोसिटी दोनों की सेम है और यह उतना ही काम करने के लिए 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, इसको उतना ही काम करने के लिए 20 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो जो कम लेकर ज्यादा काम करे ज्यादा अच्छा होगा ना। तो इसका मतलब जिसका Km वैल्यू कम होता है उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। Km वैल्यू जिसका कम होगा उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब कम ही कंसंट्रेशन पे वो सैचुरेट हो जाता है, तेजी से वो काम करता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा Km वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी। Km वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। देखिए यहां पर देखिए Km वैल्यू है, ये है, ये बढ़ गया, V मैक्स पर है, Km हाफ V मैक्स ये है, इसी को Km वैल्यू बोलते हैं। ग्राफ बनाना चाहो बना लो सभी लोग, जल्दी से फटाक से बनाओ ग्राफ, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। ये तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा। अगला फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी? बताइए। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जाएं, एक टेम्परेचर है, ये हम इंक्रीज करते जाएं, और ये एंजाइम की वेलोसिटी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की वेलोसिटी कैसी बढ़ती है या घटती है या क्या होता है? ज्योति प्रकाश कर रही शायद बढ़ती, शायद मत लगाओ, कंफर्म बताओ, शायद वजह से कम नहीं चलेगा। बिल्कुल, पहले बढ़ेगा, जैसे मिनिमम यहां से बढ़ेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम तक जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो। पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा? घटेगा। तो जहां से बढ़ना शुरू होगा उसको क्या नाम देते हैं? मिनिमम टेम्परेचर। क्या नाम देंगे बच्चों? मिनिमम टेम्परेचर। जीरो से मान लो स्टार्ट हुआ, तो जीरो से 20-25 डिग्री तक बढ़ता है ना। जैसे हम लोग की एक्टिविटी है, ह्यूमन की ये बात करें तो हमारे सेल 0 डिग्री पे एकदम शांत हो जाएगा सेल, लेकिन जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा कर देंगे, मान लीजिए 100 डिग्री कर दे तो उबल जाओगे यार। तो यह मैक्सिमम है ना, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते। ऑप्टिमम मतलब जिस पर एक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। इस ग्राफ को बना लो, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं इसको लिख लो, और यहां देखो फिर एक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाते गए, घटता गया, ये मैक्सिमम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के 3 कोऑर्डिनेट हुए, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। 3 कोऑर्डिनेट हुए, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर। कोई भी एंजाइम है उसको उसका मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम बहुत कम टेम्परेचर कर दोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जीरो हो जाएगी, बहुत ज्यादा कर दोगे तो भी जीरो हो जाएगी। लेकिन दोनों के जीरो होने में अंतर है। जैसे आलू है,
आजकल तो घर में खूब देखते होंगे। जो पोटैटो होता है, आलू होता है, उस पोटैटो को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें, जैसे अभी आजकल मॉइस्चर भी है इन्वायरमेंट में और टेम्परेचर भी 25 के अराउंड रह रहा है, 25 to 30 के बीच में, ये नॉर्मल टेम्परेचर है एंजाइम के लिए। तो अगर इस टेम्परेचर पर आलू अगर किचन में रखा रहता है, देखो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है ना, देखे होगे उसमें से आलू का पौधा बनने लगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो करते क्या है, उसको जर्मिनेशन ना हो, जर्मिनेशन होगा तो बेकार हो जाएगा वो आलू, क्योंकि उसके अंदर जो फूड रिजर्व फूड है जिसको आप खाने के लिए रखे हैं वो बेकार हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर मैक्स जो उस आलू का टेम्परेचर है उसको हम क्या करेंगे, दो तरीके से जर्मिनेशन को रोक सकते हैं। कैसे कि एंजाइम की एक्टिविटी अगर कम कर दिया जाए या जीरो कर दिया जाए एंजाइम की एक्टिविटी, तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो कैसे जीरो होगा, तो कहते हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको कम करना है। कैसे कम होगा भैया, तो दो तरीका है। पहला कि या तो उस आलू को हम कोल्ड स्टोर में रख दें या फ्रीजर में रख दें। फ्रिज में रख दो, देखो नहीं जर्मिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज में रखने से कौन सा टेम्परेचर मिल गया उसको, मिनिमम टेम्परेचर मिल गया, और मिनिमम टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी जीरो हो जाती है, वो काम करना बंद कर देता है। जब एंजाइम काम करना बंद कर देगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। या उसी आलू को क्या करो, कुकर में डालो, उबाल दो, बॉयल कर दो, बॉयल करके रख दो, देखो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं होगा। उसको उबाल देते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड चला जाता है, तो वहां पर भी जीरो हो जाता है एक्टिविटी। और अगर फ्रीज में रख देते हैं तो भी जीरो हो जाता है। लेकिन इस जीरो से और इस जीरो में अंतर है। ये वैसे ही है जैसे मान लो हॉस्टल में आप रह रहे हो और हॉस्टल में कोई बच्चा या लड़का या लड़की है, गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे बॉयज हॉस्टल हो, कोई है जो बहुत हल्ला करता है, उसको चुप कराने का दो तरीका। या तो जाओ उसको गला दबा दो, मैं मजाक कर रहा हूं, दबा मत देना, उसको जाओ उसका गला दबा दो, चुप हो जाएगा। या तो उसको नींद की गोली एक दो दे दो, स्लीपिंग डोज एक दे दो, कम से कम 15 घंटा सोएगा फिर उठ जाएगा। तो यह स्लीपिंग डोज वाला ही काम है। लेकिन वो फिर से उठ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब मिनिमम टेम्परेचर के बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर देते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर उसको तुम गला दबा देंगे तो क्या उसको सुबह प्यार से आप उठाओगे, क्या उठेगा वो या उठेगी वो? नहीं ना। तो उसको क्या मिल गया, मैक्सिमम टेम्परेचर। अब वो जो आलू को उबाल दिए हो ना, बॉयल कर दिए हो ना, उसको आप कितना भी नॉर्मल टेम्परेचर दीजिए उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए। तो मिनिमम टेम्परेचर पर भी जीरो होता है एक्टिविटी, मैक्सिमम टेम्परेचर पर भी जीरो एक्टिविटी होता है। बस दोनों में अंतर यह होता है कि मिनिमम वाला ऑप्टिमम तक जाता है, लेकिन मैक्सिमम वाला फिर लौट के ऑप्टिमम नहीं आता। समझ में आया होगा शायद टेम्परेचर का प्रभाव। यस बोलो तो आगे बढ़ूंगा, आप लोग यस बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। इसको भी नोट करते रहिएगा। ये सब तीन फैक्टर मैंने बता दिया है एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले। 3 फैक्टर आज तक अभी तक बता दिए। पहला बताया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी पहले बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है। दूसरा टेम्परेचर, हमने कहा पहले एक्टिविटी पहले बढ़ती है फिर कांस्टेंट होती है। और तीसरा पहले बढ़ती है फिर घटती है, टेम्परेचर में। तीसरा है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज। लिख लो इसको, ज्यादा इसमें समझना चीजें नहीं है।
आप लिखो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, जब मीडियम में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी घटती है। ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस। चलो, ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। फीडबैक इनोवेशन इसी को बोलते हैं। जब प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंजाइम जिसके लिए काम कर रहा था वो खो चुका है, तो इसलिए वो फिर से उसको काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों का आंसर मैं जानना चाहूंगा। पीएच अगर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? पीएच अगर इंक्रीज करते हैं तो इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी लोग का आंसर है पीएच। कोई एंजाइम ले लो और सोचो कि एंजाइम पर पीएच बढ़ाने घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही बताना है आपको। सोच के बताओ, गलत होने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। ना, बिल्कुल गलत है। एक आध दो बच्चों ने सही किए हैं लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। देखो बच्चों, पीएच जो होता है, जिसे हम लोगों ने बाकी फैक्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, वो फैक्टर जो होता है वह किसी भी एंजाइम के लिए वो लागू होता है। कोई भी एंजाइम हो, चाहे पेप्सिन हो, चाहे रेनिन हो, चाहे कोई एंजाइम हो, सभी में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी फिर घटेगी। कोई भी एंजाइम हो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी पहले बढ़ती है फिर कांस्टेंट होती है। कोई भी एंजाइम हो, जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी घटती है। लेकिन पीएच के लिए सभी एंजाइम का अपना अलग अलग मत होगा, अलग अलग उस पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? जैसे मान पेप्सिन एंजाइम है, पीएच 1 है, तो पेप्सिन के लिए वो एक पीएच तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रिप्सिन के लिए एक पीएच बहुत खराब होगा। ट्रिप्सिन तो बेसिक पीएच पर काम करता है। तो आप जनरल ग्राफ नहीं खींच सकते किसी भी एंजाइम के लिए। कैसे नहीं लिख सकते कि सर ऐसे ऐसे आप ग्राफ नहीं खींच सकते कि ये एंजाइम की वेलोसिटी हो गई, ये पीएच हो गया।
ये जनरल एंजाइम के लिए नहीं। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए आप लिख सकते हैं, पेप्सिन के लिए क्या होगा पीएच पर, या किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए आप ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन जनरल ग्राफ कैन नॉट बी ड्रॉ बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी एंड पीएच, नहीं कर सकते। सभी एंजाइम का अपना ऑप्टिमम पीएच है, तो सब एंजाइम का अपना अलग अलग पीएच होता है, इसलिए कोई ग्राफ, जनरल ग्राफ इसके बीच में ड्रा नहीं कर सकते। चलिए अगला है, क्या है, इफेक्ट ऑफ वाटर, मतलब पानी अगर वाटर अगर मीडियम में है या नहीं है, इस पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि वाटर हाइड्रेशन या हाइड्रेशन कहें, वाटर या हाइड्रेशन या वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग हाइड्रेशन या ऑन इंक्रीजिंग वाटर कंसंट्रेशन, हाइड्रेशन या पानी वाटर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग वाटर कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस, एंजाइम वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस। चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम का नॉमेनक्लेचर। लिखा है, हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का नाम कैसे रखा गया, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत पहले जब चीजें नहीं क्लियर थी ना, तो एंजाइम का नाम उसके सोर्स के आधार पर रखते थे, मतलब जहां से कहां से एंजाइम प्राप्त हुआ है, एंजाइम का सोर्स क्या है, उसी के बेसिस पर एंजाइम का नाम रख देते थे। अगर जैसे एक एंजाइम था पपेन, ये देखो एंजाइम पपेन, PAPPAIN, अगर पपेन एंजाइम, इसलिए इसका नाम पपेन पड़ा एंजाइम का क्योंकि ये पपाया से निकाला गया। तो पपाया से निकाला गया इसलिए पपाया के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रख दिए, पपेन। पपाया से निकाला गया इसलिए पपाया के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रख दिए, पपेन। दूसरा ब्रोमोलिन, एक एंजाइम है, यह निकाला गया था फैमिली ब्रोमोलेसी से। किससे, फैमिली ब्रोमोलेसी से जब एंजाइम जो निकाला गया उसको क्या नाम देते हैं, ब्रोमोलिन। तो ब्रोमोलिन जो होता है वो ब्रोमोलेसी फैमिली से निकाला जाता है, और ये जो ब्रोमोलिन होता है यह अनार जानते हो ना, पोमग्रेनेट उसी में पाया जाता है अनार, पोमग्रेनेट, वो ब्रोमोलेसी फैमिली का होता है। तो मैं तो बस एग्जांपल दिया कि 2 एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि पपेन नाम इसलिए है क्योंकि ये पपाया से निकाला गया है, ब्रोमोलिन नाम इसलिए क्योंकि ब्रोमोलेसी फैमिली से निकाला गया है। तो शुरुआत अरे भैया ऐसे तो लाखों करोड़ों एंजाइम हो जाएंगे, कितना नाम आदमी याद रखेगा। तो बाद में क्या हुआ, आज के दिनों में क्या होता है, जैसे IUPAC नेम होता है केमिस्ट्री में, वैसे ICBN यहां पर होता है बायोलॉजी में, जो नाम रखता है। तो आज के दिनों में कोई भी एंजाइम कैसा काम करता है, मतलब कैसे रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, तो जो क्लासिफिकेशन आज के डेट में हम लोग एंजाइम का पढ़ते हैं, उसका क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, आप बोलिएगा सर। उसके क्लासिफिकेशन का बेस है कि वह एंजाइम किस तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। अगर वह एंजाइम ऑक्सीडेशन, वही किस तरह के रिएक्शन को एंजाइम कैटेलाइज करता है, उसके बेसिस पे एंजाइम के 6 क्लास बनाए गए हैं, 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। नाम लिखा है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। आगे ये लिखो, क्लास फर्स्ट है। फर्स्ट क्लास क्या है, हालांकि ये रोमन नंबर में रहता है, आप लोग रोमन नंबर में लिखिएगा, ये गलती है, रोमन नंबर में रहेगा ऐसे फर्स्ट।
क्लास फर्स्ट क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। और आपको याद ये होना चाहिए कि यह जो एंजाइम का नाम हमने लिखा है, यह क्लास है। कौन सा क्लास? तो क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट क्लास का नाम क्या है, तो आपको यही बताना होगा, इधर उधर नहीं होना, ये यहां नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट क्लास कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। मतलब इस क्लास में वो एंजाइम रखे जाते हैं जो एंजाइम किसी भी रिएक्शन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, एंजाइम व्हिच कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, उस एंजाइम को इस कैटेगरी में रखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। इसमें एंजाइम जैसे क्रेब्स साइकिल के जितने एंजाइम होते हैं वो सभी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में आएंगे। तो क्लास फर्स्ट का नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। क्लास सेकेंड का नाम क्या है? ट्रांसफरेजेस, जैसे हेक्सोकाइनेज इसका एग्जांपल है। और ट्रांसफरेजेज में क्या होता है? जैसे आप पढ़े होंगे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज होता है और यहां पर बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। अगर आपको याद हो 11th का है, यहां एटीपी है और एडीपी है और यहां पे एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, ये हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है यह क्या कर रहा है कि एटीपी में से फास्फेट निकाल रहा है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा है? एटीपी में से फास्फेट को निकाल रहा है। एटीपी में से फास्फेट को निकाल रहा है। फास्फेट रिमूव फ्रॉम एटीपी एंड इंटर इन ग्लूकोज। एटीपी फास्फेट जो है एटीपी से निकलकर किसमें घुस रहा है? ग्लूकोज के अंदर घुस रहा है। ग्लूकोज के कौन से कार्बन से अटैच हो रहा है? छठे कार्बन से अटैच हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए? ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसका नाम क्या रख दिए? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, एटीपी है, एटीपी एडीपी में चेंज होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। जो फास्फेट ग्रुप है वह एटीपी में से निकलकर किसमें जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज के कौन से कार्बन से? छठे कार्बन से अटैच होता है, इसको क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। और यह हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा है? फास्फेट एक ग्रुप है जिसको एक ग्रुप से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वह किस ग्रुप में रखा जाएगा? क्लास सेकेंड में रखा जाएगा, जिस ग्रुप का नाम क्या है? ट्रांसफरेजेज। लिख लो ट्रांसफरेजेज। तो इसमें वो एंजाइम आते हैं जो एंजाइम ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जिस रिएक्शन में एक पर्टिकुलर ग्रुप एक जगह से निकलकर दूसरे जगह जाकर अटैच हो जाता है, उसको ट्रांसफरेजेज में रखते हैं। क्लास थर्ड में हाइड्रोलेजेज डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वह छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा और ऐसे रिएक्शन को यह एंजाइम कैटलाइज करते हैं जो कि वाटर के प्रेजेंस में होता है। फिर से सुनिए, हाइड्रो माने पानी होता है। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन व्हिच हाइड्रोलाइज a reaction in which complex molecule break into simple molecule। जैसे ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, या स्टार्च है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ पानी, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलेजेज। इसका एग्जांपल है कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम। हालांकि और भी होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना होगा बच्चों। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा क्लास फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन से। क्लास फर्स्ट में कौन सा आता है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेज। क्लास सेकंड में कौन आता है? ट्रांसफरेजेज। क्लास थर्ड में कौन सा आता है? हाइड्रोलेजेस। अगला क्लास 4, इसमें लाइगेजेज आता है, LYASES। इसमें क्या होता है? लाइगेजेज में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है बिना पानी के, विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। उसको क्या नाम देते हैं? लाइगेजेज। ये एग्जांपल है एल्डोलेज, इसका एग्जांपल है एल्डोलेज। यह इसमें बिना वाटर मॉलिक्यूल के ही हाइड्रोलेज की तरह ही है, बस वहां वाटर के प्रेजेंस में होता है, यहां वाटर के एब्सेंस में होता है। हालांकि ऐसे रिएक्शन बहुत कम होते हैं, जिसको डेस्मोलाइजिंग एंजाइम बोलते थे, अगर आपको याद हो तो। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम वैसे ही है। एग्जांपल क्या है? एल्डोलेज।
आइसोमेरेजेस, एंजाइम विच कैटलाइज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। जैसे आप अगर ध्यान दे हो, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस में ही फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है पीजीएल, और ऐसे ऐसे एक एरो बनता है, और यहां पर लिखा रहता है डीएचएपी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहां पर जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज जो होता है वही दोनों एंजाइम को इक्विलिब्रियम रखता है। लाइगेजेस, लाइगेजेस इसमें क्या होता है, छठा क्लास है, लास्ट है। कहते हैं कि लाइगेजेस जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ेगा और बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, इसी का उल्टा, इसका उल्टा। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल टूटता है, लाइगेजेस वो एंजाइम कैटलाइज करता है। लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, उसको लाइगेजेस बोलते हैं। डीएनए लाइगेज तो बहुत सुने होंगे, एक रूबिस्को एंजाइम भी लाइगेजेस में ही आता है। और यह 6 क्लास है बच्चों, ये 6 क्लास आपको जमान पर हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। एक बार सभी लोग, मैं चाहूंगा कि अभी याद हो जाए सभी लोगों को। चलिए, आप 6 क्लास लिख लिए हैं सभी बच्चे, प्लीज बोले आप लोग। अभी याद कर लो, मैं आपको 5 मिनट समय दे रहा था, मैं वेट कर रहा हूं। और याद ऐसे नहीं होगा, इससे पहले एक बार देख लो, फिर आंख बंद करके याद करो। ऑक्सीडोरिडेक्टेजेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाइगेजेज, आइसोमेरेजेज, लाइगेजेज, ऐसे याद कर लो। फिर लिखिए, 5 बार लिखिए अपनी कॉपी में, ऐसे क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके जल्दी से लिखो सभी लोग तो। और इसको याद करना, याद अभी हो जाना चाहिए। 5 मिनट समय देता हूं, 5 मिनट। आपका टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है, 2:08 हो रहा है। 2:08 हो रहा है। 2:13 पर मैं आपसे पूछता हूं, 2:15 पर पूछता हूं। आपको याद हो जाना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए। सभी लोग चैट नहीं करना है, आपको लिखना है। 5 बार लिखकर फिर लिखिए कि सर हो गया या डन लिखो। यस आदर्श, सभी लोग लिखो, सभी लोग। 6 क्लास याद हो जाना चाहिए फटाक से। एटलीस्ट इतना तो आज सीख कर जाओ, एटलीस्ट कम से कम इतना तो सीख कर आ जाओ। जल्दी से याद करो, जल्दी से।
3 मिनट बीत चुका है, 3 मिनट और है। जल्दी से लिखो सब लोग, याद हो जाना चाहिए ईमानदारी से। हो गया? प्रवेश बोल रहे हैं आइसोमेरेजेज वंस मोर। आइसोमेरेजेज का मतलब मैंने आपको बताया ना कि आइसोमेरेजेज का मतलब होता है एंजाइम विच कैटलाइज आइसोमेराइजेशन। मतलब मान लीजिए कोई एंजाइम ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करता है जिसमें सबस्ट्रेट कोई और हो, कोई सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो है दोनों आपस में आइसोमर है। जैसे मान लीजिए फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, वह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का क्या है, आइसोमर है। भाई ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड हुआ और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। और इसका एग्जाम्पल, अब कोई भी एंजाइम ऐसा हो जो इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करता हो, वह एंजाइम किस कैटेगरी में रखा जाएगा, आइसोमेरेजेज में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है, ये ब्रेक हो जाता है बच्चों एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा। एल्डोलेज एंजाइम देखो ये ब्रेक होता है, यहाँ किसी पानी की जरूरत नहीं होती, वाटर की जरूरत नहीं होती। फ्रक्टोज 6 कार्बन का है, टूट जाएगा, 3 कार्बन का 2 टुकड़ा बनेगा। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PgAl ये 3 कार्बन का होगा, एंड दूसरा होगा फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये चीज यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है ट्राइओज फास्फेट आइसोमेरेज। ट्राइओज फास्फेट आइसोमेरेज 6 कार्बन का है, 3 कार्बन और 3 कार्बन। तो यह जो एंजाइम होगा ना, यह किस कैटेगरी का होगा, ये आइसोमेरेजेस का। इसका होगा आइसोमेरेजेस का। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आज का काम सिर्फ यही है कि यही 6 क्लास है, इस 6 क्लास को आपको इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, चौथा क्लास कौन सा है, पांचवा क्लास कौन सा है, तीसरा क्लास कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसे 2 मॉडल है उसमें, इंड्यूस्ड हिट मॉडल और लॉग की हाइपोथेसिस। उसके आगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमें लगता है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, या 1 क्लास और 2 क्लास और लगेगा, एंजाइम खत्म हो जाएगा।
तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी? मैंने आपको एक्सरसाइज जो आंख की बताई जरूर करिएगा बीच बीच में। जब भी एक काम सबसे पहले जब सुबह सो के उठते हैं या दोपहर में या शाम कभी भी बैठे बैठे आप ऐसे आंख की एक्सरसाइज मैंने बताया था जिससे कि आपका स्ट्रेस सही रहेगा। इसलिए आंख को बंद रखिएगा और फिंगर को ऐसे आंख के ऊपर रखिएगा, हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करिएगा ऐसे, और प्रेस करके एकदम ऐसे मत दबा देना है ना, थोड़ा हल्का सा प्रेशर बनाइएगा। और प्रेस करने के बाद आपको खुद ही लगेगा किसी एक आंख में प्रेशर ज्यादा लगेगा, एक आंख में कम लगेगा। और प्रेस करने के बाद कुछ देर तक ऐसे आप 10 1 2 3 4 करके 10 सेकंड तक ऐसे दबाए रहिए, फिर थोड़ा रिलीज करिए, फिर ऐसे दबाइए 10 सेकंड तक। ऐसे 2-3 बार में 10-10 सेकंड का 2-3 बार ये एक्सरसाइज जरूर आप करिएगा। इसे आंख, क्योंकि आजकल मोबाइल स्क्रीन ऑनलाइन क्लास की वजह से बहुत ज्यादा देखना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी इसकी वजह से। इसलिए एक एक्सरसाइज बहुत अच्छा है और कुछ करना भी नहीं है, बस बैठे बैठे आपको 2 मिनट 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड बस। तो चलो ठीक है, आज क्विज नहीं होगा नियाज जी, क्विज का समय नहीं है, 1 घंटे की टाइम हो चुका है हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्विज का स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्विज कराएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमें लगता है एंजाइम का मैकेनिज्म पढ़ के आप लोग आइएगा। ठीक है बच्चों, और आई होप कि हो सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है कि सितंबर से क्लासेज मतलब कोचिंग वगैरह ओपन करने का, स्कूल वगैरह ओपन करने का भी ऐसा विचार गवर्नमेंट बना रही है। तो हो सकता है आई होप सो कि सितंबर से हम लोग मतलब चीजें नॉर्मल हो। नॉर्मल क्या होंगी, प्रिकॉशन के साथ ही ओपन हो जाएगा, तो ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, जैसा गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा उसी हिसाब से किया जाएगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।